वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और एक बड़ा वीडियो आपके लिए आज हम लेके आए हैं। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर स्पेशल और स्पेशल राजस्थान का इतिहास और आपके मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, मालदेव, रतन सिंह, हमीर देव और कानड़ देव, इन शासकों के बारे में आज इतना डिटेल से आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हूं कि बहुत खास होगा। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है इन शासकों में से, तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस आपको पूरा वीडियो देखना है, लास्ट तक एंड तक देखना है बढ़िया तरीके से, ताकि क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आप समझ सको। वीडियो को लाइक करना आपका काम है, शेयर करना, और जो स्टेनोग्राफर के विद्यार्थी हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखना, इसमें से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप इसे बढ़िया तरीके से पढ़ें। तो मैं इसकी स्टार्ट कर देता हूं, ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ही बेहद कीमती आपका समय है। पहला क्वेश्चन देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। मैं तथ्य बहुत बताऊंगा लेकिन थोड़ा स्पीड से बताऊंगा, ठीक है? ये ध्यान रखना। राजस्थान के इतिहास, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। और इन्होंने किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था? तो वो युद्ध हो जाएगा दिवेर का युद्ध। और ये दिवेर कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर है। और ये दिवेर का युद्ध हुआ कब? अक्टूबर 1582 को ये युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति सुल्तान खां के बीच हुआ, जिसमें सुल्तान खां मारा गया, महाराणा प्रताप जीत गए। और ये युद्ध जब जीते हैं उस दिन होती है विजयादशमी, यानी अश्विन शुक्ल दशमी के दिन महाराणा प्रताप इस युद्ध को जीत जाते हैं। और यहीं से महाराणा प्रताप के विजय का श्री गणेश हो जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लगातार महाराणा प्रताप अपने क्षेत्र को प्राप्त करते रहते हैं अकबर से। और इस कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को किसकी संज्ञा दे दी? मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी थी। साथ साथ में आ गया हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? थर्मोपली। मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। हल्दी घाटी युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। कौन सा? खमनोर का। और हल्दी घाटी युद्ध को बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। तीनों बातें आपके लिए बेहद खास हो जाती है। तो जहां तक है समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं क्योंकि हर एक क्वेश्चन की मैं पूरी डिटेल से बात करूंगा। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? ध्यान रखना, बहुत खास है। मुहणोत नैणसी। कौन है? मुहणोत नैणसी ने मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा इन्होंने मुहणोत नैणसीरी ख्यात भी लिखा था। मुहणोत नैणसीरी दो ग्रंथ। राजस्थान का अबुल फजल इन्हें कहते हैं, राजस्थान का अबुल फजल। और ये मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम के दीवान और दरबारी कवि थे। इतनी बातें आपको याद रखनी है स्पेशल। पद्मनाभ ने कानड़ देव ग्रंथ लिखा था। पद्मनाभ ने कानड़ देव ग्रंथ लिखा था। दयालदास ने दयालदासरी ख्यात ग्रंथ लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, मालदेव। ये महादेव नहीं है, मालदेव, क्योंकि टॉपिक है ना। मैंने आपको शुरुआत बता दी है, देखिए इसी के संदर्भ में ही मैं बात करूंगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बात नहीं करूंगा। महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, मालदेव, रतन सिंह, हमीर देव और कानड़ देव। स्पेशल आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की हमारे नाना क्लासेस पर प्ले लिस्ट बनी हुई है। जो विद्यार्थी राजस्थान करंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहता है, स्पेशल आपके लिए डाले हुए, जरूर देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। मालदेव की पत्नी रानी उमादेव कहाँ सती हुई थी? लगा लो स्टार। ध्यान रखना, गुंदोज में हुई थी। आपको पता है मालदेव की शादी हुई थी रानी उमादे, जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ये राजा जैसलमेर के राजा लूणकरण भाटी की पुत्री थी। कहते हैं शादी की पहली ही रात मालदेव की पत्नी ये रूठ जाती है उमादे, और मालदेव से रूठ कर तारागढ़ दुर्ग में चली जाती है। फिर तारागढ़ दुर्ग पर किसी का आक्रमण होता है तो ये कहाँ चली जाती है? ये कसाना, कसाना चली जाती है, यानी कोसाना चली जाती है। और लास्ट में ये गुंदोज में रहती है, जहां पर मालदेव की मृत्यु का समाचार सुनकर ये सती हो जाती है, यानी मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो जाती है। इस प्रथा को कहते हैं अनुमरण प्रथा कहा जाता है। याद रखना, बहुत खास क्वेश्चन है। मालदेव की पत्नी रानी उमादे, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, कहाँ सती हुई थी? गुंदोज। किस दुर्ग में रूठ कर रही थी? तारागढ़ दुर्ग में। ये बातें आपको याद रखनी। अगला देखिए, राव सिंहा ने राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने वैसे दे दिया। राव सिंहा ने राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी बनाई खेड़ा। और खेड़ा को वर्तमान में क्या कहते हैं? बालोतरा। बालोतरा जानते हो ना, बाड़मेर में है।
जहां पे इस क्षेत्र में लूणी नदी को मिट्टी खारी नदी कहा जाता है, वही बालोतरा। कहते हैं कि बालोतरा में बाढ़ किस नदी के कारण आती है? लूणी नदी। यह पूछे जाता है अजमेर में नाग पहाड़ी जहां से उद्गम होता है लूणी नदी का, जब ज्यादा बारिश होती है तो कौन सा शहर डूब जाता है? बालोतरा। इसको भी ध्यान रखना। अगला देखिए, 1544 के युद्ध के बाद किसने कहा मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो दूं? इतनी बड़ी बात है। 1544 के युद्ध में किसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? ये कहा शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने कहा था। और ये शेरवानी, अब्बास शेरवानी ने ये कहा था कि शेर शाह सूरी ने ये बात कही थी। अब क्यों कही थी? ये 1544 क्या है? तो याद रखना, तारीख 5 जनवरी 1544 को युद्ध हुआ एक भयंकर, मालदेव और शेर शाह सूरी के बीच। युद्ध का नाम जेतारण का युद्ध, या इसी को कहते हैं गिरी सुमेल युद्ध। युद्ध हुआ पाली के अंदर, गिरी सुमेल युद्ध। एग्जाम में सीधा सीधा आता है। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ। मालदेव के दो बड़े सेनापति जेता और कुप्पा, जेता और कुप्पा। इस युद्ध में शेरशाह सूरी क्या करता है? छल कपट करता है, एक तरीके का सहारा लेता है। मालदेव के शिविरों में यह पहुंचा देता है कि जेता और कुंपा उसके साथ मिल गए। मालदेव इस पर भरोसा करके मालदेव यहाँ से भाग जाता है और लास्ट में शेरशाह सूरी जेता और कुंपा के साथ युद्ध लड़ते हैं। फिर भी जेता और कुंपा इतने जबरदस्त तरीके से युद्ध लड़ते हैं कि शेरशाह सूरी अंतिम क्षणों में यह कहता है कि अल्लाह अब की बार बचा ले, इसके बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। और बड़ी मुश्किल से जीता। और कहते हैं अल्लाह ने सुन ली। और इसका जलाल खान जलवानी पीछे से और सेना लेके आता है, जेता और कुंपा की सेना को मार देता है। इस प्रकार जब इतनी मुश्किल से जीतता है तो शेरशाह सूरी के मुंह से एक आवाज निकलती है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। और ध्यान रखना, इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर का दुर्ग किसे सौंप दिया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खवास खां को सौंप दिया, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये करंट अफेयर्स की बुक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी ले सकते हो। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया? लगा लो स्टार। हरावल दस्ता क्या होता है? और एक होता है चंदावल दस्ता। हरावल दस्ता होता है सेना की टुकड़ी का अग्रिम जो भाग होता है उसका नेतृत्व करना। चंदावल दस्ता होता है सेना की टुकड़ी का अंतिम दस्ते का नेतृत्व करना, वो चंदावल होता है। अब हल्दी घाटी युद्ध में हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? हकीम खां सूरी ने। कंफ्यूज मत होना, एक हसन खां मेवाती है जिसने खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था, और हल्दी घाटी में हकीम खां सूरी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये युद्ध में मारे गए थे। इनकी छत्री खमनोर राजमंद में बनी हुई है। राणा पुंजा हल्दी घाटी युद्ध में लड़ने वाले एकमात्र भील सेनापति थे, झाला अज्जा। महाराणा प्रताप का घोड़ा जब चेतक घायल हो जाता है और महाराणा प्रताप दोनों को सुरक्षित निकालने का काम झाला अज्जा करते हैं, और झाला अज्जा राज चिन्ह धारण करते हैं मेवाड़ का, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक था। झाला अज्जा वो थे राणा सांगा के घायल होने पर ये राजमुकुट धारण करते हैं। महाराणा प्रताप का राजमुकुट कौन धारण करता है? झाला बिद्दा। कौन है? झाला बिद्दा, या इन्हीं को कहते हैं झाला मन्ना। जब महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो जाता है तो झाला मन्ना या बिदा राज चिन्ह धारण करते हैं, मुगलों से युद्ध करते हैं। तो ध्यान रखना, हल्दी घाटी युद्ध। एक और हल्दी घाटी युद्ध के बारे में नहीं बता देता हूं। जब अकबर की सेना यानी मान सिंह की सेना हार रही होती है तो पीछे से अफवाह फैला देता है मैत्र खां कि अकबर खुद युद्ध करने आ रहा है। इस कारण सैनिकों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और दोबारा लड़ते हैं। ये मैत्र खां बहुत ध्यान है। और हल्दी घाटी युद्ध में नेतृत्व किसने किया था? अकबर का, मान सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन, हमीर रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? हमीर रासो ग्रंथ के लेखक है जोधराज। क्वेश्चन आता है ये हमीर रासो कौन है? रणथंभौर के शासक हमीर देव का ये दरबारी कवि था। हमीर रासो ग्रंथ लिखा था जोधराज ने। चंद्रशेखर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? हमीर हट। हमीर हट किसने लिखा? चंद्रशेखर। नयन चंद्र सूरी ने लिखा हमीर महाकाव्य। कौन सा? हमीर महाकाव्य। तो इसका उत्तर जोधराज। अगला क्वेश्चन देखिए, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव में अपना समर्थन वापस ले लिया। ये खानवा का आ गया। हालांकि राणा सांगा आपके टॉपिक में नहीं है, लेकिन बस उत्तर बता देता हूँ। सलहंदी तंवर ने अपना समर्थन वापस ले लिया। किसने? सलहंदी तंवर ने। आगे चलता हूँ, मैं इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। जालोर के शासक काहनड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त होती है? तो ये ग्रंथ है पद्मा कानड़ देव प्रबंध। कौन सा है? कानड़ देव प्रबंध। किसने लिखा था? पद्मनाभ ने।
अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या आएगा। ये कान्हड़ देव जालोर की गद्दी पर कब से कब तक बैठा, तो याद रखना 305 से 311 तक बैठा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब से कब तक बना, 1296 से 1316। अब क्वेश्चन क्या आता है कि जब जालोर के शासक कान्हड़ देव गद्दी पर बैठे उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। अब अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़ देव के बीच युद्ध होता है, क्यों होता है? नंबर एक तो ये कारण होता है कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री होती है फिरोजा और कानड़ देव का पुत्र होता है वीरम देव। अब फिरोजा वीरम देव से शादी करना चाहती है, लेकिन कानड़ देव और वीरम देव इससे शादी करना नहीं चाहते, इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। दूसरा कारण था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर पर गुजरात में आक्रमण किया तो कानड़ देव की सेना ने इसकी अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूट लिया था। उसका बदला लेने के लिए 1305 में पहले सिवाना दुर्ग 8 पर सिवाना दुर्ग पर आक्रमण होता है और फिर 1311 ईस्वी में कान्हड़ देव के ऊपर आक्रमण होता है जालोर, जिसको जालोर दुर्ग का साका कहते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा, उसी हिसाब से बात करें। अच्छा, असम्मिलित कीजिए। ये थोड़े से, गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ, खानवा का युद्ध 1526 में हुआ, ये गलत है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। बयाना का युद्ध 1527 में हुआ था। सिंगोली का युद्ध 1336। इसको ज्यादा हिलाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना। राव चंद्र सेन का जन्म कब हुआ, ये आपके टॉपिक है, ये खास है। राव चंद्र सेन जन्म हुआ था 1541 ईस्वी। राव चंद्र सेन का जन्म 1541 में। पिता थे मालदेव। कौन थे? मालदेव थे। ध्यान रखना, राव चंद्र सेन के जब गद्दी पर बैठते हैं 1562 में, गद्दी पर कब बैठता है ये? 1562 में। उस समय मुगल बादशाह कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबर। और मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह था, क्योंकि 1572 में महाराणा प्रताप बैठे। चंद्रसेन को कहते हैं भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का अग्रगामी, द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान। ये सारी बातें किसके लिए कहा जाता है? राव चंद्र सेन के लिए कहा जाता है। जब राव चंद्र सेन की मृत्यु होती है 1581 ईस्वी में। ध्यान रखना, कहाँ पे? सोजत सारण की पहाड़ियां सच्याप में इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत खास है राव चंद्र सेन। आगे बात करेंगे फिर। जब जलाल खान 1574 में चंद्रसेन पर आक्रमण किया तो चंद्रसेन भागकर कहां चले गए? ये जलाल खान अकबर का सेनापति था, क्योंकि 1574 में जब चंद्रसेन पर आक्रमण करती, देखो मैं अभी बताता हूँ। 1562 में राव चंद्रसेन गद्दी पर बैठे और अकबर ने इसको अधीन करने के लिए लगातार सेना भेजी। 1564 में जब जलाल हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, किसके खान में? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर सेना भेजी। किसने? अकबर ने। वहां पे शासक कौन था? चंद्रसेन। चंद्रसेन को लगा कि अकबर का मैं सामना नहीं कर सकता, इसलिए चंद्रसेन जोधपुर छोड़कर और बादराजून आ गया। कहां पे? बादराजून। हुसैन कुली खां खाली वापिस आ गया, ठीक है, जोधपुर पर अधिकार कर लिया। फिर अकबर ने 1570 नागौर दरबार लगाया और सभी राजाओं को उपस्थित होने के लिए कहा और अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। तो चंद्रसेन भी गए, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए अकबर को गुस्सा आ गया। अकबर ने 1572 ईस्वी में जो जोधपुर का दुर्ग है वो राय सिंह को दे दिया, बीकानेर के शासक राय सिंह को सौंप दिया। 1574 में फिर 1574 में देखो जलाल खां के नेतृत्व में फिर बादराजोन सेना भेजी, लेकिन चंद्रसेन वहां से भागकर सिवाना चला गया। कहां पे? सिवाना चला गया। फिर अकबर ने 1577-78 में फिर सेना भेजी, किस किस के नेतृत्व में? शाहबाज खां और राय सिंह के नेतृत्व में। सिवाना दुर्ग से फिर चंद्रसेन भाग गया और सारण की पहाड़ी पाली में चला गया, क्योंकि ये पहाड़ों में रहता था। मारवाड़ का ऐसा शासक जिसने अकबर का प्रतिरोध किया था बिना राजमहलों के, पहाड़ों जंगलों में रहकर। अब यहाँ क्या हुआ? सारण की पहाड़ी में चला गया और यही सारण की पहाड़ी जो सच्याप क्षेत्र है, यहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है 1581 में। और इसके स्मारक और छतरी वगैरह भी यहीं पे बने हुए हैं सच्याप जोधपुर के अंदर। ये बहुत खास है। चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है 1581 में। इस तरह देखो अकबर का ये प्रतिरोध करता है, लेकिन अधीनता कभी स्वीकार नहीं करता, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? मारवाड़ का, अच्छा पीछे वाला क्वेश्चन उत्तर तो बता दिया ना मैंने। चंद्रसेन भागकर कहां चला जाता है? बादराजून। ये जोधपुर में है, जालोर के अंदर है बादराजून जाने का। मारवाड़ का पितृहंता किस शासक को कहते हैं? लगा लो स्टार, क्योंकि शासक है आपके एग्जाम में। तो मारवाड़ का जो पितृहंता कहते हैं वो राव मालदेव को कहते हैं। राव मालदेव सबसे अच्छा शासक। अभी 12 मार्च को एग्जाम हुआ कॉलेज लेक्चरर टेक्नीशियन का, उसमें क्वेश्चन आया था फारसी इतिहासकारों ने किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है? उत्तर आ जाएगा मालदेव। आया था क्वेश्चन। अब मैं डिटेल बताता हूँ। मालदेव, ये मालदेव
31 ईस्वी में गद्दी पर बैठा मारवाड़ के, 1562 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और राव मालदेव जब गद्दी पर बैठा उस समय हुमायूं शासक था। मुगल बादशाह कौन था? हुमायूं था। राव मालदेव को पितरहंता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने अपने पिता राव गंगा की हत्या कर दी थी। राव गंगा नशेड़ी था, ठीक है, नशे में धुत रहता था, कोई काम नहीं करता था। और मालदेव एक अच्छा शासक था, इसने अपने पिता की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। अब इस पे एक बहुत बड़ा कलंक लग गया, मारवाड़ का पितरहंता। मालदेव को हसमत वाला शासक, 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इसने दो खास युद्ध लड़े थे। 1541 में पाहिबा साहिबा का युद्ध लड़ा था, जिसमें इन्होंने राव जेत सिंह को हराया था, बीकानेर के शासक। और दुर्ग, बीकानेर का दुर्ग कुंपा को सौंप दिया। इसके अलावा इन्होंने गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा, मैंने आपको बता दिया, 5 जनवरी 1544 को। तो अच्छे बहुत काम किए इन्होंने। रिया, पोकरण, मेड़ता, ये बड़े बड़े जो कुछ दुर्ग है, इनका निर्माण भी मालदेव ने करवाया। अगला देखिए, जेतारण का युद्ध कब हुआ? जेतारण या इसी को कहते हैं गिरी सुमेल, और ये है कहां पे? पाली के अंदर है गिरी सुमेल, यह जेतारण का युद्ध, ठीक है। कब हुआ? तारीख देखो, 5 जनवरी, 5 जनवरी 1544 को हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मालदेव के कौन से दो सेनापति थे? जेता और कुंपा। किसके युद्ध हुआ? शेरशाह सूरी के साथ युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी जीत गया। और मालदेव ने किस दुर्ग में शरण ली? तो याद रखना, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में शरण ली। अगला, चित्तौड़ के प्रथम साके में जोहर किसके द्वारा किया गया? ये टॉपिक है अभी आपकी, रतन सिंह आपके टॉपिक है। मेवाड़ चित्तौड़ का शासक था, रावल शाखा का अंतिम शासक, जो 1301 में गद्दी पर बैठता है और 1303 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1302 में या 3 में, एक ही साल राज करता है, ध्यान रखना। चित्तौड़ के प्रथम साके में जोहर किसने किया? अब जोहर क्या होता है, ध्यान रखना। जिस दुर्ग में कोई आक्रमण करता है तो सारे मारे जाते हैं, तो वो साका होता है। साका किससे मिलकर बना है? जब सेनापति और राजा मिलकर केसरिया करते हैं, केसरिया बाना धारण करते हैं, मर मिटने की सुगंध खाके युद्ध करते हैं और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो केसरिया होता है। जब, क्योंकि लगभग जितने भी दुर्ग है हमारे मुस्लिम आक्रमणकारी हुए थे, जब वो क्या करते थे, राजा महाराजा और सेना मारी जाती थी, तो वो जो मुस्लिम लोग होते थे वो उनकी महिलाओं पर अधिकार कर लेते थे। जो अच्छी होती थी उनसे शादी कर लेते थे, बाकियों को दासी बना लेते थे। वो महिलाएं क्या करती थी, अपने स्त्रीत्व का सम्मान बचाने के लिए जोहर करती थी। अब वो जोहर ज्यादातर तो क्या होता है, अग्नि में होता था, कई जगह जल में डूबकर भी मरती थी, यानी अपने आप को, अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर देती थी। जब दोनों केसरिया और जोहर होता है तो वो साका कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है जोहर किसने किया, हम पूरी डिटेल देखते हैं। जोहर किया, चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था 1303 ईस्वी में। जोहर किया था पद्मिनी ने। जानते हो आप, पद्मावत फिल्म देखी होगी आप, पद्मिनी जो पद्मावत फिल्म है वो देखी होगी, सेम वो बहुत ही कंडीशन की फिल्म है। पद्मिनी ये रावल रतन सिंह की पत्नी थी, रावल रतन सिंह की पत्नी। जिस, ये कहां की थी पद्मिनी की, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। श्रीलंका के सिमल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी, और इसके एक भाई था और एक चाचा था, गोरा और बादल इसके साथ आए थे। वो सेनापति किसके थे? रतन सिंह के। पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी, एक के नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और इस युद्ध को जीत लिया। 1303 ईस्वी में ये चित्तौड़ का प्रथम साका कहलाता है, जिसमें जोहर पद्मिनी ने और केसरिया पूछे तो रावल रतन सिंह ने किया। रावल रतन सिंह मारा जाता है और मेवाड़ का रावल शाखा समाप्त हो जाए। बातें मैंने सारी बता दी। ये सारी जानकारी पद्मावत ग्रंथ में मिलती है, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। कर्मावती ने चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में जोहर किया था 1534 में। मेनादे ने सिवाना दुर्ग के 1308 ईस्वी में जोहर किया था। और जेतारण, ये जेतल दे, ध्यान रखना, 1311 के कानड़ देव की पत्नी थी, इसने जोहर किया था। अगला देखिए, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तर है? देखो, ये क्वेश्चन भी 12 मार्च के पेपर में आ चुका है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ये बख्तर है? तो रणथंबोर दुर्ग के बारे में। रणथंबोर दुर्ग, जिसका प्राचीन नाम था रणस्तंभपुर, रणस्तंभपुर था, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर में। अमीर की आन बान शान का प्रतीक है ये दुर्ग, ध्यान रखना। चौहानों को समर्पित है। यहाँ पे चौहान वंश की नींव 1194 में गोविंदराज ने डाली थी। रणथंबोर बहुत खास, याद रख गया, किसने कहा? अबुल फजल। अगला, जालोर दुर्ग के साके में, ये साका साके में विश्वासघात किसके द्वारा किया गया? जालोर दुर्ग के साके में विश्वासघात किसके द्वारा किया गया? अब ये जालोर का हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि 1311 ईस्वी में यहाँ के जब साका होता है तो कान्नड़ देव शासक होते हैं, ये हमारे टॉपिक में है। इसमें जो
होता है, जो विश्वासघात किया जाता है वो बीका दैया के द्वारा किया जाता है। अब सुन लो कि 1311 ईस्वी में कानड़, जो कौन, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति होते हैं कमालुद्दीन गरग। कमालुद्दीन गरग वो आक्रमण करता है, जालोर दुर्ग को घेर लेता है। लेकिन बहुत समय बाद भी जालोर दुर्ग को जब जीत नहीं पाता तो वो किसी को लालच देता है, और वो बीका दैया को लालच देता है कि तुम बता दे हमें जालोर दुर्ग के अंदर कैसे जाना है। तो बीका दैया ने कहा आप दुर्ग से अंदर नहीं जा सकते, दरवाजे से तो आप जा ही नहीं सकते। इसकी एक ही खासियत है कि इसकी एक दीवार कमजोर है इस जालोर दुर्ग की। आप रात को राई बो दो और सुबह जिस साइड राई उग जाएगी वो दीवार कमजोर होगी और उसको तोड़ के चले जाना। तो बीका दैया ने विश्वासघात कर दिया। सुबह उन्होंने एक साइड क्या राई उगी और अंदर जाके उन्होंने क्या किया, सब लोगों को मार दिया। बीका दैया की पत्नी याद रखना हीरादे थी, हीरादे जिसने बीका दैया की ये बात सुनकर बीका दैया को मार दिया था, इतनी वीर इसकी पत्नी थी। तो बीका दैया ने विश्वासघात किया, इस कारण जालोर दुर्ग में साका हुआ 1311 ईस्वी में। ये बहुत खास है। अच्छा, बावला पवार ने सिवाना दुर्ग में विश्वासघात किया था, रणमल रतिपाल ने रणथंभौर के साके में विश्वासघात किया था, और जयमल पत्ता ये बहुत खास थे, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में अकबर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। मेवाड़ के रावल शाखा का अंतिम शासक मैंने आपको बता दिया रतन सिंह अंतिम शासक थे। रावल शाखा के अंतिम शासक रतन सिंह थे। 1303 में चित्तौड़गढ़ के पहले साके में मारे गए थे। इनकी पत्नी पद्मिनी ने जोहर किया था। जितनी बातें इनके लिए याद रखनी है। अगला, राव चंद्रसेन को मारवाड़ के प्रताप की संज्ञा किसने दी? देखो मैंने बताया था ना मारवाड़ का प्रताप, लेकिन संज्ञा किसने दी? विश्वेश्वर नाथ रेड ने। विश्वेश्वर नाथ रेड ने मारवाड़ के प्रताप की संज्ञा किसको दी? राव चंद्रसेन। भूला बिसरा राजा, पथ प्रदर्शक, विस्मृत नायक, ये सब राव चंद्रसेन को कहते हैं। 1562 में गद्दी पर बैठा, 1581 में इसकी मृत्यु हो गई, याद रखना। अगला, पाहिबा साहिबा के युद्ध के बाद मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे बनाया? देखो हर एक क्वेश्चन पर मैं बता चुका हूं और साथ में बात कर रहा हूं। इसके अलावा और बता देता हूं, जो विद्यार्थी कॉलेज लेक्चरर के स्टेनोग्राफर की तैयारी करें वो हमारी पीडीएफ खरीद सकते हैं। 2019 की, 2020 की, प्लस जनवरी फरवरी 2021, बजट योजना, खेल परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, ये सारे। इसके लिए आपको 8094496272 पे 100 रुपए पे करने होंगे। 100 रुपए पे करने होंगे। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तुरंत आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और इस पे कॉल नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो आप। तो अगर लेना चाहते हो तो इच्छुक हो तो। पाइबा साहिबा का युद्ध कब हुआ? 1541 में। पहले तो मालदेव और किस किस के बीच? बीकानेर के शासक राव जेत सिंह के बीच हुआ, जिसमें जीता कौन? मालदेव। राव जेत सिंह मारा गया। अब मालदेव के दो सेनापति मैं बार बार बता रहा हूं, जेता और कुंपा। लेकिन जब राव जेत सिंह मारा गया तो बीकानेर का शासक प्रशासक किसे बनाया गया? कुंपा को बनाया गया, याद रखना, कुंपा को। और जब मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध होता है ना, जेतारण का युद्ध, इसमें जब जोधपुर दुर्ग है वो खवास खां को शेरशाह सूरी सौंपते हैं। दोनों में कंफ्यूज मत होना। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थान अभी बता दिया, गोविंदराज। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का नाम सुना है ना आपने? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जब आप एक बात सुनते हो कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान गजनी जाते हैं और मोहम्मद गोरी को मारते हैं, जब चंद्रबरदाई एक बात कहते हैं, कौन सी? जब शबद बेदी बाढ़ में बात होता है तो, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता बैठे सुल्तान मत चुके चौहान। तो गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली थी, पक्का याद करना। आपसे पूछे रणथंभौर का जो दुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हमीर की आन बान शान का प्रतीक। आगे आगे बताऊंगा मैं। अगला देखिए, राजस्थान इतिहास का प्रथम शाखा माना जाता है रणथंभौर का। 1301 ईस्वी में राजस्थान इतिहास का पहला शाखा किस किस के बीच क्यों होता है? सुन लो सारी डिटेल। 1301 का रणथंभ का शाखा, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं। शासक कौन होते हैं रणथंभौर में? हमीर देव चौहान, जो शरणागतों के रक्षक और हमीर हट के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, क्यों करता है? एक नंबर कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी होती है चिमना बेगम। कौन होती है? चिमना बेगम। और इसका सेनापति होती है मोहम्मद शाह। इसका सेनापति कौन होता है? मोहम्मद शाह। चिमना बेगम भी प्रिय होती है और मोहम्मद शाह भी प्रिय होते हैं, दोनों में प्रेम हो जाता है। पत्नी बेगम तो किसकी है? चिमना बेगम की। दोनों में प्रेम हो जाता है। मोहम्मद शाह क्या है? इसका पता लगने पर अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह को मरवाना चाहता है, तो मोहम्मद शाह भागकर हमीर की शरण में आ जाता है। हमीर मैंने आपको बता दिया शरणागतों का रक्षक होता है। हमीर को पत्र लिखा अलाउद्दीन खिलजी ने कि मेरे अपराधी को छोड़ दे। हमीर ने कहा मेरी शरण में आ गया, अब इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे क्या किया? आक्रमण किया। हटी था ये, हटी,
इसने हट धारण कर लिया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मोहम्मद शाह को शरण देने के कारण हमीर देव चौहान, देखो मैंने यहाँ पे थोड़ी स्टोरी बताई है, जब हम कोचिंग में पढ़ाते हैं तो उसकी इतनी विस्तृत चर्चा करते हैं कि एक बार जिस बच्चे ने मुझसे हिस्ट्री पढ़ ली शायद ही उसका कोई गलत होता है। जहां तक रुचि से अगर मेरी हिस्ट्री कोई पढ़ लेता है तो उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। तो इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो हमीर देव ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हमीर देव हार गया क्योंकि उसके दो सेनापति रणमल और रत्तीपाल ने इसके साथ विश्वासघात किया। इसकी पत्नी थी रंग देवी, पत्नी कौन थी, रंग देवी, पुत्री थी पद्मला। इनके नेतृत्व में जोहर होता है, और ये जल जोहर होता है जो राजस्थान इतिहास का पहला जल और एकमात्र जल जोहर होता है, रणथंभौर। आपको पता है इस अमीर हट्ट और शरणागतों के अमीर के लिए कहा जाता है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इतना हटे था, इतना शरणागतों का, इतना वचन का पक्का था। क्या कहा, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये बात इसके लिए जानी जाती है, हमीर के लिए, याद करना बहुत खास। अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। अमीर महाकाव्य व सुरजन चरित्र के रचयिता, देखो इनसे संबंधित जो ग्रंथ है ना वो ग्रंथ भी मैं बता रहा हूं। अमीर महाकाव्य व सुरजन चरित्र ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो याद रखना अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। और चंद जो सुरजन चरित्र है इसके है चंद्रशेखर, मैंने दिया नहीं अलग है। अमीर महाकाव्य के तो है नयन चंद्र सूरी और सुरजन चरित्र के लेखक है चंद्रशेखर, दोनों को याद रखना। और ये अमीर खुसरो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहता था, दरबारी कवि था उसका। जैनक, ये जैनक पृथ्वीराज विजय के काल का है, जैनक पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया, अब बताने की जरूरत नहीं है आपको, 1301 में राजस्थान का और रणथंभौर का प्रथम शाखा हुआ। केसरिया अमीर देव ने किया, विश्वासघात रणमल रतिपाल ने दिया, और जोहर रंग देवी ने किया। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगला, वीर नारायण के बाद रणथंभौर का शासक कौन बना, वीर नारायण के बाद है, वीर नारायण के बाद रणथंभौर का शासक कौन बना, बागभट बना था। बस इसको याद नहीं करना। यहां से नई चीज बताता हूं, हमीर देव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनाई थी, जिसे न्याय की छतरी कहती हैं। और हमीर की एक खासियत और ध्यान रखना, न्याय की छतरी, वहां न्याय करता था ये। इसके अलावा हमीर को आन बान शान का प्रतीक कहा जाता है। अगला देखिए, भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण किसने कहा, बहुत खास। भामाशाह जानते हो, आजकल बड़े दानी होते हैं उनको हम भामाशाह कह देते हैं। तो ये भामाशाह था जब महाराणा प्रताप को धन की जरूरत थी और इतना आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तो इसने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी, जो अगले 12 वर्ष तक इतनी संपत्ति दे दी कि पूरी सेना का खर्चा चल सकता था, इसलिए प्रसिद्ध हो गया। तो कर्नल जेम्स टोड ने भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा था, याद रखना। गोपीनाथ शर्मा का नाम आते ही आपके दिमाग में आएगा, गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी के युद्ध को 21 जून बताया है, जबकि हम क्या पढ़ते हैं 18 जून 1576, इसने 21 जून बताया है, बस इसको याद रखना। और अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। महाराणा प्रताप ने जब कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार किया कर उसे अपनी राजधानी बना ली। महाराणा प्रताप ने कब कुंभलगढ़ पर, क्योंकि आपको पता है 1578 के अंदर अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था। दोबारा 1580 में महाराणा प्रताप ने इस पर अधिकार कर लिया और इसे अपनी राजधानी बना ली। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं, लगा लो स्टार। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, तो ध्यान रखना मेवाड़ की जो संकटकालीन राजधानी वो कुंभलगढ़ को कहा जाता है। इसको कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहां पे है, राजसमंद। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जब बनवीर उदय सिंह को मारने जाता है तो पन्ना दाई अपने पुत्र चंदन का बलिदान देती है, चंदन का बलिदान देती है, और जो उदय सिंह है उसको कहां सुरक्षित बुझाया जाता है, कुंभलगढ़ में। और जब महाराणा प्रताप संकट में होते हैं तो भी कहां जाते हैं, कुंभलगढ़ में। तो इन दोनों को ध्यान रखना। तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी होगी, कुंभलगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे, महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे, चक्रपाणी मिश्र। कौन थे, चक्रपाणी मिश्र थे महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित, याद रखना इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप ने चावंड चित्र शैली की शुरुआत की थी, क्योंकि उसकी अंतिम राजधानी कौन सी थी, चावंड थी। चावंड चित्र शैली की शुरुआत की थी, जिसका जो मुख्य चित्रकार था वो नसरुद्दीन था। आपसे पूछे चावंड चित्र शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो अमर सिंह के काल में हुआ, ये थोड़ा ध्यान रखना। अगला, मुगलों की दीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था, इसको भी याद रखना, राणा अमर सिंह था। ये महाराणा प्रताप का पुत्र था, किसका, महाराणा प्रताप का पुत्र था, जिसने 5 फरवरी 1615 को जहांगीर के साथ विवश होकर संधि की थी। तो ये मुगलों की दीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का
प्रथम शासक था। अब देखिए महाराणा प्रताप की बात आई है, चलो मैं आगे बता देता हूं आपको। ये आगे क्वेश्चन ये बताना चाहता था, महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म बता देता हूं मैं, 9 मई 1540 को। सुन लेना मैं जितनी बात बता रहा हूँ। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। कब? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। और वार था रविवार, विक्रम संवत थी 1597 ईस्वी पूर्व। वह कहां पे? ध्यान रखना, जिला पूछे तो राजसमंद, राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ। देखो कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को 9 मई 1540। पिता उदय सिंह, पत्नी अजब पवार और माता जयवंता बाई की कोख से हुआ। बचपन का नाम कीका था, पुत्र अमर सिंह प्रथम था। ध्यान रखना, इनका जन्म 1540 में और इनका विवाह हुआ था 1597 में। और अमर सिंह का जन्म हुआ था 1559 में। और इनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 ईस्वी को, चावंड, बाडोली चावंड में मृत्यु हुई थी। और इनका जो जन्म हुआ था, ध्यान रखना, इनका जो जन्म हुआ था वो कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। और इनका राज्यभिषेक हुआ था 1572 में गोगुंदा में प्रथम बार, द्वितीय बार कुंभलगढ़ में। इतनी बातें मैंने आपको बताई महाराणा प्रताप की। रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ? अब तारीख पूरी याद रख लेना, 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर दुर्ग का साका हुआ था। ठीक है, मैं सारी डिटेल बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। बलिच्चा गांव के पास किसकी छतरी है? चेतक की। चेतक की छतरी। चेतक किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का। सीधा एक क्वेश्चन आ जाएगा। महाराणा प्रताप का हाथी कौन था? तो हाथी था रामनिवास। कौन था? रामनिवास इनका हाथी था। और प्रताप के पास से युद्ध लड़े थे लूणा और रामनिवास, दोनों याद रखें। राम प्रसाद, रामनिवास नहीं, राम प्रसाद। राम प्रसाद हाथी था। ठीक है। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का भाई था। दिवेर का युद्ध कब हुआ? ये भी आपको बता चुका हूं मैं, अक्टूबर 1572 को दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के चाचा सुल्तान खां के बीच हुआ, जिसमें अकबर हार गया और महाराणा प्रताप जीत गए। रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना क्या थी? तो रावल रतन सिंह के काल में चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था 1303 में, रानी पद्मिनी ने जोहर किया था। चित्तौड़ का द्वितीय साका 1534 में हुआ था और इसमें रानी कर्मावती ने जोहर किया था। सिंगोली का युद्ध 1336 में हुआ था, ये अलग है, ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक और उनके बीच हुआ था। और चित्तौड़ का तीसरा साका 1567-68 में हुआ था, उदय सिंह के समय, और यहाँ पे अकबर ने आक्रमण किया था। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की? तो मारवाड़ का कौन सा शासक होगा? चंद्रसेन होगा, जिसने मुगलों की दीनता कभी स्वीकार नहीं की और अंत में संघर्ष करते हुए मारा गया था। ध्यान रखना, चंद्रसेन किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। सारी बातें मैं चंद्रसेन के बारे में बता चुका हूँ। राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थित है? ये ध्यान रखना भी, सारण के अंदर है। सारण कहाँ पे? पाली में घोड़े पर सवार प्रतिमा है। और कहते हैं कि इसके प्रतिमा के आगे 5-10 महिलाएं हैं, जो ये अनुमान लगाते हैं कि वो सती भी हुई, इनके साथ सती हुई थी। सारण, यहाँ पे इनकी प्रतिमा स्थापित है। चंद्रसेन का जन्म 1541। राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्यभिषेक कहाँ हुआ? लगा लो स्टार। राव मालदेव का राज्यभिषेक हुआ 1531 में, क्योंकि इन्होंने अपने पिता राव गांगा की हत्या कर दी। तो सोजत पाली में इनका क्या हुआ? देखो पाली भी ऑप्शन है और सोजत भी है, लेकिन प्रॉपर सोजत में हुआ राज्यभिषेक। कहां पे हुआ? सोजत में इनका राज्यभिषेक हुआ था। 1562 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अफगानों की दीनता स्वीकार करने वाला, इन्होंने 1543 में शेर शाह सूरी की दीनता स्वीकार कर ली थी। ये सॉरी, इसने नहीं की थी, उदय सिंह ने की थी। इसने तो 1544 में युद्ध लड़ा था। अगला, गिरी सुमेल युद्ध में कौन से वीर सेना नायक मारे गए? अब आप सोच रहे हो बार बार क्वेश्चन क्यों रहे हैं, ऐसे एग्जाम में आएंगे। और देख लेना, जो मैंने इस वीडियो में बता दिया सारे क्वेश्चन पक्के हैं। गिरी सुमेल युद्ध में कौन से वीर सेना नायक मारे गए? जेता और कुंपा। हुआ कब? 5 जनवरी 1544। बार बार बता रहा हूं मैं। जयमल और फत्ता चित्तौड़ के तीसरे साके में मारे गए। गोरा और बादल चित्तौड़ के प्रथम साके में मारे गए। वीर कला चित्तौड़ के तीसरे साके में, जिन्हें शेषनाग का अवतार, 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। जब राव मालदेव जोधपुर की गद्दी पर बैठे उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ये क्वेश्चन आ गया। जोधपुर की गद्दी पर 1531 में बैठे और दिल्ली का शासक था हुमायूं के पास। हुमायूं था उस समय, ध्यान रखें। हुमायूं सही हो जाएगा, बता दिया मैंने आपको पहले। राव चंद्रसेन की समाधि कहाँ स्थित है?
ये ध्यान रखना। समाधि है सच्याप जोधपुर के अंदर। वहां पे तो देखो प्रतिमा बनी हुई है सारणपाली में, लेकिन समाधि पूछे सच्याप जोधपुर में रावचंद्र सेन की समाधि बनी हुई है। इस राजपूत शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होने के बावजूद उसकी अधीनता स्वीकारने की, लगा लो स्टार। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। राजस्थान के जितने भी शासक थे लगभग आए थे, अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन हमारा चंद्रसेन वहां गया था लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की थी। डी ऑप्शन चंद्रसेन है, ध्यान रखना। यहाँ पे डी ऑप्शन पिक दे रखी है, उसके नीचे है। 1570 में चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की। इस कारण लगातार अकबर ने इसका पीछा किया, लेकिन कभी चंद्रसेन को पकड़ नहीं पाया। भादराजून किले पर अकबर की सेना का अधिकार हो जाने के बाद राव चंद्रसेन कहां गए? मैंने पूरी लिस्ट दिखाई थी। 1564 में हुसैन कुली खान ने जोधपुर पर आक्रमण किया, तो चंद्रसेन कहां भाग गया? भादराजून। फिर 1574 में शाहबाज जलाल खान ने आक्रमण किया भादराजून पे, तो भादराजून से चंद्रसेन कहां भागे? सिवाना भागे। उत्तर हो जाएगा सिवाना। और जब 1577-78 में सिवाना पर आक्रमण किया तो ये भाग के चले गए सारण की पहाड़ियों में। ये याद रखना सारा। रावल रतन सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो आपको पता होगा ना भी, रावल रतन सिंह 1302 से 1303 तक गद्दी पर बैठता है। उस समय दिल्ली का सुल्तान खिलजी वंश था, अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से 1316। तो शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया? खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का नाम। कब? 1303 में जब चित्तौड़ का साका हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतकर अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रख दिया। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम भी चेंज किया था, खीराबाद किया था, और जालोर का नाम जलालाबाद किया था। ये याद रखना। अगला देखिए, अमीर देव चौहान की पत्नी का नाम। ये अमीर देव आ गया रणथंभौर वाला। अमीर हट शरणागतों का रक्षक। अमीर की पत्नी थी रंग देवी। अमीर की पत्नी कौन थी? रंग देवी, जिसके नेतृत्व में क्या हुआ था? नेतृत्व में जोहर हुआ था 1301 में। याद रखना, इससे प्रश्न पक्का आएगा। हीरा देवी कौन थी? इस रणथंभौर दुर्ग में बीका दैया ने जब हीरा देवी थी जालोर दुर्ग में, जब बीका दैया ने विश्वासघात किया था तो हीरा देवी ने क्या किया था? बीका दैया को मार दिया था। ये शीतल देव सिवाना दुर्ग के साके में जोहर किया था शीतल देव ने। पद्मिनी ने चित्तौड़गढ़ के पहले साके 1303 में जोहर किया था। सारी कंटेंट याद रखना। जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर देव पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया? देख लो, ये अभी पीटीआई का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें क्वेश्चन पूछा था। जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर देव पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया? 1290। कब? 1290 में किया, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक गद्दी पर बैठता है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है। और ये हमीर देव चौहान का कालक्रम पूछे ना, ये रणथंभौर की गद्दी पर 1282 में बैठे थे और 1301 में साके में मारे गए। अब इनके समय जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले आक्रमण 1290 में किया, फिर 91 में किया, 92 में किया, लेकिन कभी भी सफल नहीं हुआ। इस कारण जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। सुना होगा आपने, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता? ये रणथंभौर दुर्ग है, क्योंकि बार बार इसने आक्रमण किए, कभी सफल नहीं हुआ। जैसे लोमड़ी वाले है ना, अंगूर तो खट्टे हैं, वो बात करके ये चला गया था। अगला, हमीर देव ने जलालुद्दीन खिलजी के किस सेनापति को शरण दी थी? मैंने आपको बता दिया, हमीर देव ने जलालुद्दीन, ये सॉरी अलाउद्दीन है, क्या है? अलाउद्दीन को दी थी। तो किसको? मोहम्मद शाह। क्यों दी थी? मैंने आपको बताया था, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी चिमना बेगम और इसका सेनापति था मोहम्मद शाह। दोनों में प्रेम हो जाता है, इस कारण अलाउद्दीन खिलजी इसको मारना चाहता है। तो मोहम्मद शाह को लगा कि हमीर के पास चले, वो शरणागतों का रक्षक है, तो इसके पास चले गए और हमीर ने इसको सौंपा नहीं। इस कारण दोनों के बीच युद्ध हुआ और हमीर का वंश खत्म हो गया। 1301 का जो साका था उसमें वो मारा गया। अच्छा, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का साका कब हुआ? जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार जो रणथंभौर का साका कब हुआ था? क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम, ठीक है। वैसे 11 जुलाई 1301 ईस्वी को था, जियाउद्दीन बर्नी ने इसको सही कहा था, ये भी ध्यान रखना। अगला, अमीर महाकाव्य ग्रंथ के लेखक कौन है? अमीर महाकाव्य, तो मैंने आपको बताया था नयन चंद्र सूरी अमीर महाकाव्य है। अच्छा, चंद्रशेखर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? क्योंकि सारे ग्रंथ अमीर के द्वारा अमीर पर लिखे हुए। अमीर बहुत खास शासक था। अमीर कहते हैं कि 17 युद्ध लड़े अपनी जिंदगी में, 16 युद्ध जीता था, 17वां वो साके वाला आ गया। जोधराज ने अमीर हट लिखा।
ये चंद्रशेखर ने हमीर हट लिखा और सुरजन चरित्र लिखा। जोधराज ने हमीर रासो लिखा। जय सिंह सूरी ने हमीर मद मर्दन लिखा और जय नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा। अच्छा, प्रताप की माता का नाम क्या था? उससे पहले फिर बता देता हूँ, जो विद्यार्थी कॉलेज लेक्चरर की, पटवारी की, रीट की, किसी की भी तैयारी कर रहा है, अगर उन्हें राजस्थान करंट अफेयर्स चाहिए स्पेशल 2019 का, 20 का, प्लस योजना, खेल परिदृश्य, आर्थिक आर्थिक है, बजट है, ये सब चाहिए, तो आप व्हाट्सएप यानी 8094496272 पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके 100 रुपए कर सकते हो और व्हाट्सएप नंबर पे इस पे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। यानी जैसे ही आपने 100 रुपए पे किए, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तुरंत मिल जाएगी। और ध्यान रखना, कोई कॉल नहीं करेगा इस नंबर पे, सिर्फ ये व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रताप की माता का नाम अभी मैंने बताया, जयवंता बाई प्रताप की माता का नाम। पिता उदय सिंह, पत्नी जब दे पवार, याद रखना सर जी। भाई जगमाल शक्ति सिंह, पुत्र अमर सिंह, बचपन का नाम किक्का, घोड़ा चेतक, हाथी राम प्रसाद। इतनी चीजें मैंने आप। अगला क्वेश्चन, प्रताप को पहाड़ी में किस नाम से पुकारते थे? किक्का, अभी मैंने बताया किक्का। प्रताप को ध्यान रखना, जब राज्यभिषेक हुआ था तो तलवार किसने बांधी थी? राय कृष्णदास तंवर ने, राय कृष्णदास तंवर ने प्रताप बांधी थी, याद रखना प्रताप की। पहली बार राज्यभिषेक हुआ 1572 में गोगुंदा में, और दूसरी बार 1572 में कुंभलगढ़ में राज्यभिषेक हुआ। इन्होंने राजधानी अंतिम समय में किसको बनाई थी? चावंड को, ये भी याद रखना। इन्होंने, जब इनकी 32 साल की उम्र थी तो ये गद्दी पर बैठे, जब ये 57 साल के थे तो इनकी मृत्यु हुई, और जब इन्होंने राजपाट कितने साल संभाला? 25 साल। प्रताप का राज्यभिषेक कहाँ हुआ, कितनी में आयु में हुआ? देखो, गोगुंदा में हुआ 32 वर्ष की आयु में, भी बता दिया, क्योंकि 32 वर्ष जब के थे उसी समय 1572 में गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हुई थी, तो इन्हें राज्यभिषेक किया गया। प्रताप ने शासन पर कितने वर्षों तक शासन किया? याद रखना 25। 57 में मृत्यु, 32 में राज्यभिषेक और 25 साल राज किया। चावंड को राजधानी 12 वर्ष बनाई। सारी चीजें कंटेंट बता रहा। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास कितने शिष्टमंडल वार्ता हेतु भेजी? पता है ना, जैसे महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठा तो अकबर को अधीन करने के लिए, समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। उत्तर याद रखते हो, जम भट्ट, जम भट्ट, जम भट्ट का मतलब सबसे पहले जलाल खां को, फिर मान सिंह को, फिर भगवंत दास को और फिर टोडरमल को। जम भट्ट, जम भट्ट, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, चारों को भेजा। और एग्जाम में ना पूछा जाता है कर्म कि पहले नंबर पे कौन आया, तो आपको उत्तर आ जाएगा जलाल खां, दूसरे पर मान सिंह, तीसरे पर भगवंत दास, चौथे पर टोडरमल। पीछे से आरोही क्रम कैसे पूछा जा सकता है? ये तीनों 1572 में आए थे, और लास्ट ये एक 1572 में आए थे, बाकी सारे 73 में आए थे। अच्छा, महाराणा प्रताप के पास हाथी का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के पास एक तो राम प्रसाद था और एक लूणा था, लूणा और राम प्रसाद। मान सिंह का हाथी था ना, मान सिंह का हाथी, वो था मर्दाना। मान सिंह का हाथी मर्दाना। अकबर का हाथी था हवाई, अकबर का हाथी हवाई। और गजराज और गज मुक्ता पूछे, वो भी किसके हाथी थे? मुगलों के हाथी थे। मान सिंह के पास जो हाथी था उसका नाम क्या था? मर्दाना था, याद रख लेना। प्रताप को जब मुगल सेना से गिर जाने पर मेवाड़ का मुकुट किसने पहना? ये मैंने तब बताया था जब चेतक घायल हो जाता है, मेवाड़ के शासक प्रताप है उसको घेर लेते हैं, तो कौन आता है? झाला बिद्दा, झाला बिद्दा आता है, यानी जिसको मन्ना भी कहते हैं, और ये राज दिन धारण करता है। अब महाराणा प्रताप को कहता है सुरक्षित लेके चलिए चेतक को, और चेतक आपको पता है बलीचा नामक स्थान पे चेतक की मृत्यु हो जाती है। नीला घोड़ा रा सवार शब्द किसने किससे सुनी? इतनी बड़ी बात है। अब थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब चेतक घायल होता है, झाला पिता, जिसको मन्ना कहते हैं, उन्होंने राज्य धारण किया, तो महाराणा प्रताप घोड़े को लेकर, चेतक को लेकर चले जाते हैं, युद्ध से बाहर चले जाते हैं। और आगे जाकर जब बाहर चले जाते हैं, पीछे मुगल सेना लग जाती है, और ये जो शक्ति सिंह है ना, शक्ति सिंह, इसका उत्तर हो जाएगा राणा प्रताप। ये राणा राणा शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को कहा। ये शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का भाई था और मुगलों की तरफ चला गया था, इससे रूट कर मुगलों की तरफ चला गया था। जब महाराणा प्रताप चेतक को ले जा रहे थे तो पीछे मुगल सेना लगी, और इस शक्ति सिंह का क्या स्वाभिमान जाग गया कि मेरे भाई को खतरा है, तो ये महाराणा जो मुगलों की सेना है, हालांकि मुगलों से लड़ता है, फिर भी मुगलों की सेना को नष्ट कर देता है, और अपने भाई से जाकर माफी मांगता है राणा महाराणा प्रताप से, और कहता है ओ नीला घोड़ा रो असवार, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो महाराणा प्रताप इतने अच्छे थे, दयावान थे, उन्होंने कह दिया कि कैसे भी हो मेरा भाई मेरे पास आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। उसने इसको माफ कर दिया, और शक्ति सिंह की आंखों में आंसू आ गए, और वहीं पर
आपको पता है कि बलीचा नामक स्थान पर चेतक की मृत्यु हो जाती है। बहुत खास, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बता दिया। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड बारडोली के अंदर खेजड़ बांध के किनारे इनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। सारी चीजें जो है कंटेंट मैंने बता दिया, कानड़ देव के बारे में बता दिया, इनके बारे में बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इससे भी बाहर जाएगा तो शायद ही इससे बन पाएगा। अब थोड़ी सी यहाँ बात बता देता हूँ। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा 1576 में, ठीक है। इसके बाद में जब 1576 के युद्ध में महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए तो 1577, 1578 और 1579 में 3 बार शाहबाज खां को अकबर ने भेजा, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप नहीं पकड़ा गया। फिर 1580 में अब्दुल रहीम खान ने खाना को भेजा, फिर भी महाराणा प्रताप नहीं पकड़ा गया। और फिर 1583 में जगन्नाथ कछावा को भेजा, फिर भी महाराणा प्रताप नहीं पकड़ा गया था। ध्यान रखना, लगातार संघर्ष किया। और इसी बीच महामना शाह ने भी उनको आर्थिक सहायता दी थी, बहुत सारी बातें हुई थी। चावंड को इन्होंने अंतिम राजधानी बनाई थी और वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सारे मैंने क्वेश्चन कंटेंट आपको बता दिए, शायद ही यहाँ से कोई क्वेश्चन बात जाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। अगर आपको कॉलेज लेक्चरर के लिए एक आधा और वीडियो चाहिए तो इस पे पूरी सपोर्ट करना। इस वीडियो को जितनी सपोर्ट करोगे उस हिसाब से हो सकता है आपको कला संस्कृति की मैं लोक देवता वगैरह सारे टॉपिक करवा दूं। बस आपकी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अब 500 1000 देखेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, इतना मेहनत लगती है, इससे तो ज्यादा मेहनत लग जाती है, इससे वीडियो बनाने में कोई फायदा नहीं होता। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक सभी को। और करंट अफेयर्स की सारी वीडियो देखते रहना लगातार। जय हिंद, जय भारत।